मॉर्निंग लाहौर, हैप्पी वीकेंड टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू जागो लाहौर। जनाब, खिली खिली सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसर। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, उम्मीद करती हूँ और दुआ भी मेरी यही है कि आप लोग भी इस वक्त जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे और आप लोगों ने एक भरपूर वीकेंड मनाने की तैयारी भी कर ली होगी। और मैं हमेशा यही बात करती हूँ वीकेंड पे कि जनाब वीकेंड अच्छे अंदाज में हमें गुजारना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि जो हमारी प्रोफेशनल लाइफ और हमारी जो पर्सनल लाइफ होती है उसमें एक मुस्बत तवाजुन बरकरार रखा जाए। और खुशगवार, सेहतमंद और मुतवाजन जिंदगी का हरगिज ये मतलब नहीं होता कि जनाब आप काम और ज़ाती ज़िंदगी को 50-50% के दो हिस्सों में बांट दें, बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ दिन जो है हफ्ते के वो ज़्यादा काम कर लें, उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट कर लें और बाकी दिनों में अपनी ज़ाती ज़िंदगी के जो दीगर मशागिल हैं, दीगर एक्टिविटीज़ हैं, उनके लिए वक्त निकाल कर उनसे भी लुत्फ़ अंदोज़ हो सके। तो मुतवाज़न काम और ज़ाती ज़िंदगी के कई अवामिल फैक्टर जो है ना इंसान की नफ्सियात, सेहत और समाजी ज़िंदगी पर बराह रास्त असरअंदाज होते हैं। तो इसलिए काम की तमाम तर मसरूफियात के बावजूद आपके पास इतना वक्त ज़रूर होना चाहिए कि कुछ वक्त हम अपने अहले खाना के साथ गुजारें, कुछ देर अपने दोस्तों से मुलाकात करके गुजारें और कुछ वक्त जो है हमें अपनी ज़ात के लिए भी होना चाहिए ताकि हम उससे भी लुत्फ़ अंदोज़ हो सके, ताकि हमारी ज़िंदगी की जो खूबसूरती है और जो चाहत है वो बरकरार रह सके। तो जनाब, इसी खूबसूरत पैगाम के साथ हमने आगे बढ़ना है और जैसे हम बात कर रहे थे कि प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बैलेंस के हवाले से जो आजकल मेंटेन रखना खासा मुश्किल टास्क है हम सब के लिए। और हमारा लाइफस्टाइल बैलेंस ना होने की वजह से हर दूसरा फर्द किसी न किसी जहनी या फिर जिस्मानी बीमारी का शिकार हो जाता है और उसमें वजन में इजाफा और मोटापा सरे फहरिस्त भी है। और जो सबसे ज्यादा वजह बन रहा है डायबिटीज की। गैर मुतवाजिन तर्ज जिंदगी की वजह से शुगर अब हर घर का मसला बन चुका है। डायबिटीज की वजह हमारे जिस्म में मौजूद इंसुलिन की कमी है और जब पेनक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद कर देती है या मतलूबा मिकदार में इंसुलिन नहीं बन पाती है तो शुगर का मर्ज सर उठाना शुरू हो जाता है और उसका वाहिद हल जो है इंसुलिन की कमी को पूरा करना होता है। और जिसकी वजह से हमारे जो हेल्थ एक्सपर्ट होते हैं वो शुगर के मरीजों को इंसुलिन इंजेक्ट करने की तलकीन करते हैं। लेकिन इस हवाले से हमने कई किस्म की बातें भी सुनी हुई हैं या हमारे मुआशरे में फैल चुकी हैं, जैसे कि अगर एक दफ़ा इंसुलिन लगाना आप लोगों ने शुरू कर दी तो फिर इसी पर सारी ज़िंदगी आपको रहना पड़ेगा, गोलियों का इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर है वगैरह वगैरह। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो चल रही होती हैं हमारे आसपास। तो इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर रिजवान न्याजी हैं जो माहिर अमराज़ डायबिटीज़ हैं और उनसे ये तमाम तर जो मिथ्स हैं, ये तमाम तर जो चीज़ें चल रही होती हैं उनसे जो है इसका जवाब लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वास्सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएंगे? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। सर, जैसे मैं बात करी थी कि पाकिस्तान में शुगर का मर्ज जो है बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है। 2 करोड़ जो है यहाँ पे शुगर पेशेंट्स हो चुके हैं और चौथे नंबर पर हम आते हैं पूरी दुनिया में। तो मुझे बताइए कि क्या ऐसी वजह है हमारा लाइफस्टाइल में, क्या ऐसी आदत हैं जो हम शुगर के मर्ज में मुब्तला होते जा रहे हैं? मुनीबा, एक तो शुक्रिया आपका कि आपने अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से लोगों को अवेयरनेस देने की कोशिश कर रहे हैं डायबिटीज़ जैसे बढ़ते हुए मर्ज के लिए। इस वक्त तकरीबन 2 करोड़ नहीं 3.5 करोड़ डायबिटिक्स हैं पाकिस्तान में और पाकिस्तान पहले चौथे नंबर पर था। इंडिया, चाइना जी और अमेरिका के बाद पाकिस्तान का चौथा नंबर था। अब हम तीसरे नंबर पर आ गए। ठीक है। IDF इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन के डेटा के मुताबिक इस वक्त पिछले 2 साल में पाकिस्तान में डायबिटीज़ की जो शरह बढ़ी है वो 70% इंक्रीज़ है इन लास्ट 2 ईयर्स और ये दुनिया में इतनी इंक्रीज़ किसी भी मुल्क में नहीं है। और आपने पूछा इसकी वजह, तो इसकी 2 अक़साम होती हैं जनरली, टाइप 2 और टाइप 1। 90% जो पेशेंट्स हैं पाकिस्तान में वो टाइप 2 डायबिटीज़ के हैं, जिसका जैसे आपने बताया कि उसका मोटापे के साथ लिंक है। हम एक टर्म यूज़ करते हैं डायबिसिटी, यानी डायबिटीज ओबेसिटी, उसको कंबाइन करके डायबिसिटी। तो ओबेसिटी ही वजह है इसकी। और इस ओबेसिटी की जो वजह हमारे मुल्क में है या बाकी ममालिक में, वो लाइफस्टाइल कि आपके लाइफस्टाइल जो हैं वो सेडेंट्री हो गए हैं। पहले अगर किसी को किसी काम के लिए कहीं जाना पड़ता था तो वो वॉक करके जाते थे, बाइसिकल पर जाते थे। किसी ज़माने में तो घोड़सवारी भी होती थी। तो ये चीज़ें जो थी आपके लाइफस्टाइल, आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल थी। अब आप देखें, आपने कहीं भी जाना है, आपको मोटर बाइक, कार आप यूज़ करते हैं, आपकी टोटल जो
मूवमेंट है वो इतनी है कि आपने अपने बेडरूम से कार तक आना है और कार से ऑफिस के गेट तक और फिर आपने अपने ऑफिस की चेयर पे बैठ जाना है। एक तो ये, इससे बड़ा फैक्टर एक और भी है, वो डाइट है। ओके। और डाइट में दो चीज़ें होती हैं, एक तो ज़्यादा खाना, और ज़्यादा खाने से भी बुरी चीज़ ये है कि हमारी जो डाइट है वो ना खालिस। इस पे हम लोगों को भी काम करने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, पंजाब गवर्नमेंट को भी काम करने की ज़रूरत है। आप देखें मार्केट में आप जाएं तो आपको ना खालिस खुराक बहुत ज़्यादा मिलती है। ऐसे ही अब तो हर चीज़ में कोई ना कोई नंबर 1 ना खालिस खुराक, नंबर 2 आप ऑर्गेनिक डाइट से इनऑर्गेनिक डाइट पे शिफ्ट हो गए। ठीक है, पहले आप देसी मुर्गी यूज़ करते थे, अब आप ब्रायलर यूज़ करते हैं। अभी वो बता रहे थे आपके न्यूज़ कास्टर भी कि ब्रायलर की कीमत बढ़ गई। मैं तो कहता हूँ अल्लाह करे ब्रायलर 2000 रुपए किलो हो जाए, कोई ले ही ना सके। ठीक है, और ना खाए। तो ये वजूहात हैं लाइफस्टाइल और डाइट, इसकी वजह से ये जो डायबिटीज की मर्ज है ये बहुत ही बढ़ता जा रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब हमारे देखने वालों को ये भी बता दें जिनको इंसुलिन के हवाले से इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है कि इंसुलिन हमारे बॉडी में काम कैसे करती है, मतलब हमारी बॉडी में फंक्शन के लिए हमारी बॉडी के उसका कितना अहम रोल है। इंसुलिन जी जब नहीं बनी थी, आपको पता है कि इंसुलिन सदी की सबसे बड़ी ईजाद है। ठीक है। और आपको बेंटन ने इन्वेंट की थी और उसने जब बनाई थी और उसके बाद वो गया था हॉस्पिटल में, तो स्पेशली टाइवान डायबिटिक्स जो यंग एज के बच्चे होते थे तो बेहोश पड़े थे, वो उनको इंसुलिन लगाता जा रहा था और उठते जा रहे थे। अच्छा जी, तो मतलब दैट वाज ए वन ऑफ द बिग इन्वेंशन ऑफ द सेंचुरी। तो इंसुलिन काम कैसे करती है, आपका पैंक्रियाज इंसुलिन बनाता है। ठीक है। आप जो भी खाते हैं, चाहे आप कार्ब्स लें, चाहे प्रोटीन लें, चाहे आप फैट लें, उसने इन द एंड बॉडी में बनना ग्लूकोज ही होता है, क्योंकि ग्लूकोज आपका सोर्स ऑफ एनर्जी है। ग्लूकोज आपकी बॉडी के हर सेल के अंदर जाता है और वहाँ टूटता है, उससे एटीपी बनती है। एटीपी होती है एनर्जी, जो आप हाथ हिलाने में, बात करने में, चलने में, सोने में, हर चीज में वो आप एनर्जी यूज करते हैं। जो जब आप के शुगर लेवल्स ब्लड में बढ़ जाते हैं और सेल के अंदर ग्लूकोज नहीं जा रही होती, तो आपको उस वक्त जो कमजोरी महसूस होती है कि एनर्जी नहीं बन रही होती। अब इंसुलिन क्या करती है, इंसुलिन जाके सेल के ऊपर अपने रिसेप्टर पे लगती है, एक गेट होता है उसको ओपन करती है, ग्लूकोज ब्लड से सेल के अंदर जाती है और वहाँ टूटती है और एनर्जी बनती है। ये ग्लूकोज मतलब इंसुलिन ऐसे एक्ट करती है। आपको मजे की बात बताऊं, जो आपकी वॉक है, जब आप वॉक कर रहे होते हैं उस वक्त इंसुलिन की जरूरत नहीं होती, ये वाले जो गेट्स हैं ऑटोमेटिकली ओपन हो जाते हैं और वो ग्लूकोज अंदर जाना शुरू हो जाती है। इसलिए जो कहते हैं वॉक बड़ी जरूरी है डायबिटिक्स के लिए, जो है अपनी लाइफ में जी बिल्कुल करनी चाहिए। जो आप एटलीस्ट 30 मिनट्स पर डे अगर वॉक करते हैं तो उसका इफेक्ट 24 आवर रहता है। और खासतौर पर जो डायबिटिक लोग हैं उनको तो करनी ही चाहिए। और आपकी जो वॉक होती है आपकी डायबिटीज कंट्रोल करती है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन मुझे बताइए कि आप अगर इंसुलिन जैसे आप बता रहे हैं कि टाइप 1 वाले जो लोग होते हैं, पेशेंट्स होते हैं, उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर पहले लगनी शुरू हो जाए आगाज में ही, तो क्या इससे हमारी जो शुगर है उसको हम भगा सकते हैं मुस्तकिल तौर पर? टाइप 1 डायबिटिक्स की अगर आप बात करें तो उनको तो पहले दिन से इंसुलिन चाहिए होती है। ठीक है। और इस वक्त तक अभी तक कोई ऐसा इलाज नहीं है कि टाइप 1 की रिवर्सल हो जाए, क्योंकि मोस्टली ये ऑटो इम्यून होती है और आपकी अपनी बॉडी आपके अपने अगेंस्ट काम कर रही होती है। पैंक्रियाज डैमेज हो जाता है तो उसकी कैपेसिटी नहीं होती, वो ऑलमोस्ट 10 to 15% इंसुलिन बना रहा होता है। अच्छा। तो वो कंप्लीट मतलब आपकी जरूरत नहीं पूरी करती। तो क्या इंसुलिन की भी किस्में हैं? नहीं, इंसुलिन की एक ही, इंसुलिन की वैसे तो इंसुलिन एक ही है जो बॉडी में बनती है, लेकिन जो हम इंसुलिन देते हैं उस इंसुलिन में अब 2 किस्म की टाइप्स, एक कन्वेंशनल इंसुलिन बोलते हैं जो शुरू में बनी थी, अब एनालॉग्स एक बन गए हैं। अच्छा। जिनको उनके एक्शन को मॉडिफाई किया हो गया। लाइक कन्वेंशनल इंसुलिन अगर आप 30 मिनट्स पहले लगानी पड़ती थी, तो जो एनालॉग्स हैं वो आप 5 मिनट्स बिफोर लगे। इवन आप भूल गए हैं तो आप अच्छा मिड मील में लगा लें, इवन आफ्टर मील भी आप फौरन लगा सकते हैं। ठीक है। उनकी ड्यूरेशन, उनको मॉडिफाई करके, उनकी स्ट्रक्चर को, अमाइनो एसिड का सीक्वेंस चेंज करके, उनकी अगर ड्यूरेशन कन्वेंशनल्स की 12-14 घंटे की थी तो उसको बढ़ा के उन्होंने वो 24 आवर पे ले गए।
तो डिफरेंट टाइप्स की इंसुलिन होती हैं जी। तो मुझे डॉक्टर साहब ये बताइएगा क्या आप ये जो हम आर्टिफिशियल इंसुलिन लगाते हैं खासतौर पर जो शुगर के मरीज होते हैं, कोई इसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं क्या? देखिए इंसुलिन के साइड इफेक्ट्स तो कोई भी नहीं है। अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम सबसे अच्छा होता है। आपकी बॉडी में जो नॉर्मल पर्सन में इंसुलिन रिलीज हो रही है तो अल्लाह के बनाए हुए ऑटोमेटिक सिस्टम के अंदर आपने खाया, ग्लूकोज बढ़ी, इंसुलिन रिलीज हो गई। एक 24 आवर आपकी बेजल सिक्रीशंस होती है, एक होती है जब आप खाना खाते हैं तो आपका पैंक्रियाज, ये नेचुरल मतलब फिजियोलॉजी है जो नेचर ने जिस तरह इंसुलिन रिलीज करने का मैकेनिज्म बॉडी में रखा है। अब जो आप इंसुलिन लगाते हैं उसमें दो किस्म की इंसुलिन होती है। एक होती है बेजल इंसुलिन जो ऑलमोस्ट 24 आवर काम करती है बड़े स्लो रेट पे। एक होती है बोलस इंसुलिन। बोलस फूड से हमने ली है कि आप एक खाने वाली इंसुलिन जब आपने खाना खाना है वो तब लगानी है। फिर कुछ टाइप्स ऐसी हैं जिसमें दोनों को कंबाइन किया गया है। वो फिर थोड़ी आसान होती है लगाना कि वो सुबह शाम लगानी होती हैं। तो इंसुलिन की मिकदार को जब हम बाहर से लगा रहे होते हैं तो मैन्युअली हम उसको देख रहे होते हैं कि पेशेंट के इतनी शुगर्स लेवल हैं और हमने इतनी देनी है इंसुलिन देनी है, तो वो उसकी डोज एडजस्टमेंट आपका खाना फिक्स होना चाहिए। देखिए आप ऐसे अगर आप 8 यूनिट्स लगा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए और आप एक चपाती और थोड़ा सा सालन लेते हैं और आपने अगले दिन आधी चपाती ले लिए तो वो इंसुलिन आपकी शुगर लो कर सकती है। ठीक है, 8 यूनिट आपने आधी चपाती, आपको फिर चाहिए कि आप उसको 6 कर लें या 5 कर लें। अगर आपने एक की बजाय 2 रोटियां ली तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी क्योंकि आप मैन्युअली दे रहे हैं। अब इंसुलिन पंप भी आ गया है जो ऑटोमेटिकली आपकी शुगर्स कंट्रोल करता है, जो टाइप 1 डायबिटिक्स में खास तौर पे बच्चों में यूज हो रहा है। मतलब इसमें भी जिद्दत आती जा रही है और लोगों की अवेयरनेस के हवाले से बहुत ज़्यादा सेंसर्स होते हैं, वो अटैच हो जाता है, वो खुद ही डिटेक्ट करता है, आपने उसका रेट डिसाइड किया होता है और वो इंसुलिन अकॉर्डिंग टू रिलीज करता है। तो वो खुद ही से काम कर लेती है, जितनी आपकी बॉडी को चाहिए होती है तो वो उतनी ही रिलीज कर देती है। फिर आप खा लें आप। फिर आप कुछ भी खा सकते हैं क्या? देखिए मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताऊं, ये एक्चुअली बैलेंस है। कई लोग कहते हैं ना कि आप मीठा नहीं खा सकते, डायबिटिक्स मीठा खा सकते हैं, लेकिन देखिए ना आप बैलेंस कर लें। आप अपनी डाइट, अपनी वॉक, अपनी मेडिसिन, अपने शुगर लेवल्स के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लें। अगर उसमें आपने चाय में 1 चम्मच चीनी का भी डालना है आप डाल सकते हैं। अच्छा, मना हम इसलिए करते हैं कि हम अगर मना नहीं करेंगे ना बिल्कुल ही तो पेशेंट्स बहुत ज्यादा मीठा लेना शुरू कर देंगे और फिर वो बहुत चीजें खराब हो जाती है। फिर एतदाल में रह के नहीं खाते ना। अगर हम उनको कहेंगे ना कि आपने 1 रोटी खानी है तो वो 1.5 रोटी खाएंगे। हम अगर उनको कहेंगे 2 खानी मॉडिफाई करके हम तमाम तरह ये जो मूजी बीमारी है ना इनको भगा सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर रिजवान नियाजी मौजूद है, माहिर अमराज ज़ियाबतीस है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त आप यहाँ पर आए हैं और बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही इस हवाले से। जनाब शुगर के मरीजों के हवाले से हम बात कर रहे थे कि इंसुलिन लगाना कितना ज़रूरी है और किनको लगानी चाहिए किनको नहीं लगानी चाहिए। ये जो आज बहुत सी मिथ्स थी ये हमारी आज क्लियर हो चुकी हैं। तो जनाब इसी नोट पे हम छोटी सी ब्रेक लेते हैं, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और अब कुछ बात कर लेते हैं समाजी रवैयों के हवाले से। तो मुआशरे की तरक्की और तहफ़्फ़ुज़ के लिए समाजी और कानूनी रिश्ते बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, जिसमें सबसे पहला और अहम रिश्ता मियाँ बीवी का होता है, जो ख़ानदानी निज़ाम की बुनियाद भी समझा जाता है। और ये रिश्ता जितना मजबूत होगा मुआशरे की बुनियाद उतनी ही मजबूत होती जाएगी। लेकिन बढ़ते हुए समाजी और मुआशी मसाइल की वजह से ना ये रिश्ता बहुत ही हसास बन चुका है। रिश्तों में बढ़ते तनाव मुआशरती निज़ाम के लिए चैलेंज बनते जा रहे हैं और गुज़श्ता कुछ सालों से हमारे मुआशरे में तलाक की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा होता जा रहा है। और तलाक जैसे नापसंदीदा अमल का सबसे बड़ा जो निशाना बनते हैं वो हमारे बच्चे ही बनते हैं। और कुछ रोज पहले हमने सेनेट से पास होने वाले तरमीमी कानून के बारे में प्रोग्राम भी किया था, जिसके तहत तलाक के बाद बच्चों की परवरिश का हक जो है वो माँ को दे दिया गया था। लेकिन एक सवाल यहाँ पे ये उठ रहा था कि अगर माँ बच्चों की परवरिश करेगी तो उसका खर्चा कौन उठाएगा। लेकिन अब लाहौर हाई कोर्ट ने ये कानूनी नुक्ता भी तय कर दिया है, जिसके मुताबिक शौहर साबिका बीवी के बच्चों को खर्च देने का पाबंद है और बच्चों के खर्च में हर साल
10% इजाफा भी कानूनी करार दे दिया गया है और उसके साथ साथ अदालत का कमसन बच्चे की गार्डियनशिप का फैसला भी 3 माह में करने का हुक्म सामने आया है। तो ये सारा मामला है क्या, इस केस का बैकग्राउंड जानेंगे और इस फैसले के क्या असरात मुरतब होंगे, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जफर इकबाल कलानूरी साहब हैं, कानूनी माहिर हैं और दानिश्वर भी हैं, और उनके साथ मौजूद हैं मोहम्मद अशफाक है, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं लाहौर न्यूज़ के। अशफाक साहब, मैं आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ और जफर साहब आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ। अशफाक साहब, सबसे पहले आप ही के पास आती हूँ कि जो मैं केस की बात करी थी, इसका बैकग्राउंड हमें बताएगा, जो लाहौर हाई कोर्ट ने जो ये कानूनी नुक्ता तय किया है। देखें, सबसे पहले तो ये कोई एक केस नहीं है। लाहौर की जितनी फैमिली कोर्ट्स हैं और गार्डियन कोर्ट्स हैं, वहाँ पर हज़ारों ऐसे ही केसेस ज़ेर समाअत हैं, जिसमें अगर आप उस केस की पूरी तशरीह करेंगे या उसकी फ़ाइल खोलेंगी ना, तो सब केसों में तकरीबन एक जैसी ही बातें हैं। यानी बीवी अगर हुला लेने आई है तो एक ही बात होगी, शोहर काम नहीं करता, लड़ाई झगड़ा करता है, मारपीट करता है। अगर शोहर अदालत में बच्चा लेने के लिए आएगा, बच्चे की कस्टडी लेने के लिए आएगा, तो उसका ये होगा कि मेरी बीवी बच्चा छीन कर ले गई है और मुझे बच्चे से मुलाकात नहीं करवाई जा रही और ससुराल वाले मुझ पर तशद्दुद कर रहे हैं या मार पीट रहे हैं। तो हज़ारों केसेस ये इस तरह के लाहौर की अदालतों में ज़ेर समाअत हैं। और आप देखें कि मियाँ बीवी की इस लड़ाई झगड़ी का जो खमियाजा है, वो कम सी नन्हे बच्चे हैं। सुबह सुबह जब आप गार्डियन कोर्ट्स में जाएं तो कम सी नन्हे बच्चे वहाँ पर खेलते कूदते दिखाई देंगे, हालांकि वो स्कूल आने के बजाय रोज़ सुबह अदालत में आ रहे होते हैं। तो वालिदैन अगर अपनी अना को नहीं छोड़ेंगे तो फिर इस तरह के केसेस में इजाफा होगा। और ये भी केस उसी तरह से ही है। यहाँ पर मियाँ बीवी के दरमियान अलैदगी हो गई। अच्छा। उसके बाद खातून ने अपने शोहर से अपने बच्चे के लिए खर्चे के लिए लाहौर की फैमिली कोर्ट में केस कर दिया। ठीक है। और जबकि शोहर ने बच्चे की गार्डियनशिप के लिए केस कर दिया कि बच्चा मेरे हवाले किया जाए मुस्तकिल तौर पर। फैमिली कोर्ट ने किया ये कि सबसे पहले 4,000 रुपये जो खर्चा था वो फिक्स किया और कहा कि मेन फैसला हम बाद में करेंगे शोहर के माली हालात देखकर। तो जब उन्होंने इस केस का पूरा ट्रायल किया तो पता चला कि खातून के साबिक शोहर के माली हालात काफी बेहतर हैं, तो उन्होंने खर्चा 15,000 रुपये मुकर्रर कर दिया। अच्छा, ठीक है। उसके बाद शोहर ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और कहा कि मैं 15,000 रुपये कहाँ से दूं, मेरे तो ऐसी चीजें नहीं है। तो फिर वो इन सारी चीजों को लेकर लाहौर हाईकोर्ट आ गए। ठीक है। लाहौर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने तफसीली दलाइल सुनने के बाद इनकी ये अपील खारिज कर दी। अच्छा, उन्होंने फिर भी ना रुके, उन्होंने कहा कि नहीं, ये भी फैसला ठीक नहीं है। फिर उन्होंने इसके खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील की, जिसका हम आज जिक्र कर रहे हैं। इस अपील को सुना लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस मुजम्मल अख्तर शबीर और जस्टिस रजा कुरैशी साहब ने। 2 रुकनी बेंच ने इस अपील को मुस्तरद किया और साथ साथ ये भी कह दिया कि हर साल जो वालिदैन हैं जिनके बच्चे उनकी माओं के पास हैं, उनके लिए 10% जो सालाना खर्चा है वो इजाफा होगा ही होगा, उसको आप नहीं रोक सकते। एक तो उन्होंने ये कर दिया, और दूसरा 2 रुकनी बेंच ने भी ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को दुरुस्त करार दे दिया जिसमें 15,000 रुपये खर्चा मुकर्रर किया गया था। और ये कहा कि ये 15,000 रुपये खर्चा जो बच्चे का वालिद है वो हर महीने देने का पाबंद होगा और उसकी तमाम अपीलें मुस्तरद कर दी। तो ये अब ऑर्डर इन फील्ड आ चुका है, रिपोर्टेड जजमेंट है। तो अब इसके बाद जो अदालत ने यह भी ऑर्डर कर दिया फैमिली कोर्ट को कि आपने इसकी गार्डियनशिप का जो फैसला है ना कि मुस्तकिल बुनियादों पर बच्चा माँ के पास रहेगा या बाप के पास रहेगा, इसका फैसला आपने 3 माह के अंदर अंदर करना है। ये अदालत ने डायरेक्शन दे दी है। ठीक है। ये कुछ केसेस के जो बैकग्राउंड थे जो हमने अशफाक से जाने हैं। सर, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी, आप कानूनी माहिर हैं और इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से परखते हैं, तो मुझे बताइएगा एक्सपर्ट राय हमें चाहिए इसके ऊपर कि इस तरह के केसेस पे जो ये अहम नुक्ता उठाया गया है या कानूनी नुक्ता तय कर दिया गया है, कितना ज़रूरी था? मैं आपको अर्ज करना चाहता हूँ, इसकी बैकग्राउंड जाननी ज़रूरी है, क्योंकि हमारे लिए जो इस्लामिक लॉ है ना वो कुरान पाक है और ये सुन्नत रसूल है जिससे हम चीज़ें ड्राइव करते हैं। पूरे कुरान पाक में किसी जगह पे ये कस्टडी या हज़ानत के बारे में कोई हुक्म नहीं है। ठीक है। इसमें सुन्नत में भी कोई हुक्म नहीं है। मुख्तलिफ फ़ैसले हैं जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे केसेस में किए हैं, या हमारे जो फुकाहा हैं उन्होंने जो फ़ैसले किए, जो खुलफा हैं उन्होंने फैसले किए, उनको बेसिस बनाया जाता है। क्यूमुलेटिव इफेक्ट ये है कि कुरान पाक में ये कहा गया है कि खातून जो है वो 2 बरस तक बच्चे को दूध पिलाए। और उसके लिए भी ये है कि अगर वो दूध खुद ना पिलाए तो आप रज़ाई माँ से वो दूध पिलवा सकते हैं और उसका मुआवजा दे सकते हैं। इसके अलावा कोई हुक्म नहीं है। अब जो हमारे फ़िक़े हैं सुन्ना के अंदर, इमाम अबू हनीफा हैं, हम्बली है फ़िक़ा, और इसके अंदर जो शिया स्कूल ऑफ थॉट है उनकी भी अपनी एक राय है।
पाकिस्तान बनने के बाद 1956 के अंदर एक कमीशन बनाया गया और उसको यही सवाल दिया गया कि क्योंकि ये वाजे नहीं है कि कस्टडी किस तरह होगी, और वो जो मैंडेट के साथ कमीशन जो है वो वक्त के जो उलमा होते हैं उसके ऊपर कंसेंसस और इजमा का कंसेप्ट इस्लाम में मौजूद है कि उस मसले पे वो राय दें। उन्होंने 1961 के अंदर ये राय दी कि ये जो सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट है, और उसके मुताबिक उन्होंने ये कह दिया इमाम अबू हनीफा का फ़िक़्ह जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे कि 7 बरस की उम्र तक जो बेटा है वो बाप के पास रहेगा, और जो बेटी है वो अपनी बलूगत तक जो है वो माँ के पास रहेगी। ये उस फैसले की रोशनी में तो फिर 1961 का फैमिली कोर्ट्स एक्ट जो है उसके अंदर ये बात तय करके ये लिख दी गई। लेकिन जो अहले तशी हैं उनका ये ख्याल है और उनका ये फ़िक़्ह है और वो इस पर अमल दरामद करते हैं कि 4 साल की उम्र तक का बेटा उसकी हजानत जो है वो बाप के पास रहेगी, और बेटी जो है वो भी इस उम्र के बाद माँ से बाप को दी जा सकती है या ज़्यादा से ज़्यादा बलूगत तक। अब ये फैसला तय करना कि एक बात मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ, एक चीज़ होती है गार्डियनशिप। बाप हर सूरत में गार्डियन है, उसकी गार्डियनशिप उससे नहीं जा सकती, वो मर ना जाए, उसे कोई लंबी सजा ना हो जाए, ज़हनी तौर पे फाकुर अकल ना हो जाए, लेकिन बाप जो है वो गार्डियन तो है। सिर्फ हजानत का राइट है जो माँ के पास है, वो उसके लिए एक तय कर दिया गया है इस्लाम के मुताबिक भी। और पाकिस्तानी कोर्ट्स का अब ट्रेंड देखना है, उन्होंने इसी बेसिस पे बेबहा इस तरह के हजारों फैसले जो हैं हुए हैं। मेरे अपने हाथ से फैमिली कोर्ट्स मेरा ख्याल है थाउजेंड्स मैंने ये डिसाइड करवाए होंगे केसेस। अब जो कोर्ट्स का ट्रेंड है वो ये कहते हैं, और ये इसके पीछे ना इस्लाम जो है वो विजडम वाला दीन है। देखिए छोटी उम्र का जो बच्चा होता है ना उसको माँ की ज़रूरत होती है। इवन स्कूलिंग के लिए आप देखें कि खातून टीचर बेहतर पढ़ा सकती है, और जब वो एक उम्र से बाहर निकलता है ना तो उसने मोहल्ले गली में जाना है, उस वक्त बाप की भी उसको ज़रूरत है। तो बाप के ऊपर एक जिम्मेदारी लगा दी गई है कि वो चांद पे भी चला जाए ना, मेंटेनेंस देना उसकी जिम्मेदारी है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट के माँ जो है उसकी माली हालत कैसी है, वो जॉब करती है या नहीं करनी, वो उसने देना ही देना है। लेकिन कैसे कोर्ट तय करती है? 2 बातों पे। एक तो जो गार्डियनशिप का मामला है कहते हैं जी वेलफेयर ऑफ द माइनर इज द सुप्रीम कंसिडरेशन, बच्चे का मफाद जो है इसको मद्देनजर रखना, और ये शहादत से फैसला होता है। दूसरी बात उन्होंने ये करनी है कि बाप जो है वो देगा जरूर मेंटेनेंस, लेकिन वो उसकी जो कैपेसिटी टू पे है। अच्छा। और बच्चे की एंटाइटलमेंट टू जो रिसीव है, ये तो नहीं है एक बाप जो है वो बहुत रिच आदमी है। तो मैंने ऐसे मेंटेनेंस के केसेस देखे हैं जहाँ पे उन्होंने 25-25 हज़ार रुपया भी मेंटेनेंस दी है। ठीक है। लेकिन एक आम आदमी है उसके लिए एज ए जनरल रूल आजकल जो मेंटेनेंस हो रही है कम से कम 5। अगर वालिद जो है खर्चा देने से इनकारी होता है तो फिर माँ के पास यहाँ पे बच्चों के पास क्या ऑप्शन बचता है, क्या कार्रवाई हो सकती है? देखें वो बात यह है, ये बिल्कुल एक सिविल कोर्ट की डिग्री की तरह है, और इसके ऊपर एज एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू रिकवरी करा सकते हैं, वो जेल जा सकता है। जब तक वो पेमेंट नहीं करेगा वो जेल में रहेगा। जब तक वो जो पैसे अगर कोर्ट ने फर्ज करे ये जो 15,000 रुपए वाला है, अगर ये पैसे पे नहीं करेगा तो उसके वारंट गिरफ्तारी जारी होंगे, वो जेल में जाएगा और पैसे देने तक वो जेल में रहेगा। उसकी जायदाद की कुर्की हो सकती है, और ये कोई इतना आसान काम नहीं है, और इससे लोग नहीं भाग सकते और उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हम जो यहाँ पर बात कर रहे हैं, आप भी जो बात कर रही हैं नूरी साहब भी, कि इन केसेस का जो फैसला है वो स्पीडी होना चाहिए, ठीक है। और बच्चे जो हर 4 साल से एक बच्चा अदालतों में आ जा रहा है, बिल्कुल ना उसने कोई चोरी की, ना कोई डकैती की, ना उसने कोई जुर्म किया, उसको अब 4 साल से अदालतों में ला रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ला रहे हैं, तो इसका कौन जिम्मेदार है? तो इसी वजह से इन जो गार्डियन कोर्ट्स हैं इनको यही कहा जाता है कि अगर आपको ये कहा गया कि 6 माह के अंदर फैसला करें तो उससे जल्दी कर दें, लेकिन 4-10 साल से फैसला नहीं हो रहे, और उस वजह से गार्डियन कोर्ट्स में केसेस की तादाद बढ़ चुकी है। हालांकि अदालतें बढ़ाई थी लेकिन रिजल्ट अभी तक कुछ नहीं निकला। और नीचे जो गार्डियन जहाँ रूम्स बने हुए हैं जहाँ पर बच्चे बैठते हैं वो जगह कम है, और इन कोर्ट्स को बिल्कुल इन्होंने सही कहा कि ये जो चिल्ड्रन पार्क है इधर वहाँ पर शिफ्ट करना चाहिए, ताकि अगर ब्रेक हो तो बच्चे बाहर खेल कूद सकें, खुशगवार माहौल में अपने पेरेंट्स से बातचीत कर सकें। एग्जैक्टली, ताकि उनको माहौल अच्छा मिले। दूसरा एंड पे सर मुझे बता दें, कोई हद मुकर्रर की जाती है कि कितने साल तक बच्चों का जो मेंटेनेंस है वो वालिद ही उठाए? जी, जब तक बच्चे जो है ना वो बालिग नहीं हो जाते, और पाकिस्तान में एज ऑफ मेजोरिटी जो है वो 18 ईयर्स है, तब तक उन्होंने देना। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी तय कर दिया कि छुट्टियां जो है वो आधी आधी माँ बाप के पास गुजारेंगे। और इवन ईद के ऊपर जो विजिटेशन राइट्स भी उन्होंने कंफर्म कर दिया, और ये रूटीन के फैसले हो रहे हैं कि ईद पे भी एक दिन इधर एक दिन उधर, इस तरह बच्चे की जब
सालगिरह है उस वक्त भी वो दोनों के पास जाने यानी का आप उसके पास समझें कि ऑप्शन उस है। बच्चे की खुशियां तकसीम कर दी जाती हैं ऐसे वालिदैन की वजह से। बिल्कुल अगर उसने बर्थडे सेलिब्रेट करनी है तो या माँ के पास करेगा या बाप दोनों के साथ दोनों के साथ नहीं करेगा। ये इस हवाले से मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन सर आपको क्या लगता है कब तक हमारा ये जो वक्त ऐसा आ जाएगा जब ये तमाम तर प्रॉब्लम जो है कानूनी तकाजे जो है वो पूरे हो जाएंगे तमाम तर केसेस के हवाले से? जी अगर आप मेरे दिल की बात पूछें, मैं तो क्योंकि रिफॉर्म की दुनिया का आदमी हूँ, ये जो सिस्टम है इट हैज आउट रन इट्स लाइफ ऑलरेडी। कोई इज्जत नहीं कर रहा हमारे अदालतों में, जजेस की कोई इज्जत नहीं करता, वकला की, क्योंकि हम सिर्फ काले कोट की जेब के अंदर पैसे शायद डाल रहे हैं, लोग पिस रहे हैं, दादा मुकदमा दायर करें पोते को, शायद कभी इंसाफ मिल जाए। ये सारा सिस्टम रिवैम्प होना है और टाइम लाइन हर चीज में होनी चाहिए, इवन सिविल केसेस में, क्रिमिनल केसेस में। आप देखिए ना, क्रिमिनल साइड पे भी अगर कोई गुनाहगार है उसे सजा दीजिए, अगर कोई बंदे ने बेगुनाह है तो उसको बरी कीजिए। तो जब आप कहते हैं माना के तगाफल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम, तुमको खबर होने तक देर से मिला और तखीर से मिला हुआ इंसाफ जो वो नाइंसाफी होती है। और ये जो मुआशरा है ये नाइंसाफी का मुआशरा है क्योंकि इसमें इंसाफ है। बहुत अच्छी बात सर आपने एंड पे की है कि रिफॉर्म्स लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है और इंसाफ जो है ना बर वक्त मिलना चाहिए। हमने यहाँ तक देखा कि 10-10, 15-15 साल इंसाफ नहीं मिलता और जो बेकसूर लोग होते हैं वो काल कोठरी में ही मर जाते हैं और बाद में पता चलता है कि वो बेकसूर होते हैं। तो जफर इकबाल कालानूरी साहब हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और मोहम्मद अशफाक भी हमारे साथ मौजूद है। अशफाक आपका भी बेहद शुक्रिया। जनाब मुझे यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से वापस आ चुके हैं और हमने कुछ बात करनी है सैर व सयाहत के हवाले से। और मेरा ख्याल है कि घूमना फिरना ना हर किसी को पसंद होता है। हर कोई चाहता है कि जनाब हम तारीखी और खूबसूरत मकामात की सैर करने जाएं, उनको देखने जाएं। और आजकल तो ये रुझान बहुत ही तेज़ी के साथ फैलता जा रहा है और पाकिस्तान में भी टूरिज्म इंडस्ट्री तेज़ी के साथ फ़रोग पा रही है। और हम में से बेशतर लोग जो हैं वो दोस्तों के साथ घूमना फिरना, इवन के टूर्स पर जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। और अगर ये बाइक टूर हो तो जनाब क्या ही बात है। लेकिन आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी जोड़ी से करवाने जा रहे हैं जो बाप बेटी की जोड़ी है, जो बाइक पर पूरा पाकिस्तान घूम रहे हैं। जनाब बिल्कुल सही सुना है आपने कि बाप बेटी की जोड़ी है और वो मिलकर पूरा पाकिस्तान घूम रहे हैं। ये दोनों बाप बेटी बाइकर्स अपनी बाइक पर बलूचिस्तान, सिंध, KPK और पंजाब में मौजूद जितनी भी जन्नत नज़ीर वादी है ना उनकी सैर करते रहते हैं। तो ये सिलसिला कैसे और कब शुरू हुआ ये उन्हीं की ज़बानी जानते हैं, उन्हीं की कहानी। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अली ताहिर हैं और आलिया अली ताहिर हैं, बाइकर हैं और टूरिस्ट भी हैं। तो सर मैं आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ और आलिया आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। सर सबसे पहले तो आप इसे स्टार्ट करूंगी, मुझे बताइएगा कब से आप बाइक पर टूर कर रहे हैं, कितना साल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने तमाम सीनियर्स बाइकर्स जो मेरे उस्तादों में उनको अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। मेरा सफ़र जो ट्रैवलिंग का है, सेहत का सफ़र तो 92 से है। अच्छा ठीक लेकिन है। एज अ बाइकर ट्रैवलर बाइक पे टूरिज्म करना ये मैंने 97 से स्टार्ट किया था और अब तक जारी है। और अब तक जारी है अब तक और जारी है। आप इसको लेकर चल रहे हो। आलिया ने भी फिर उसमें छलांग लगा दी, आलिया भी बिल्कुल आ ऐसे ही चुकी है। है। मुझे आलिया बताइए आपका सफर कब शुरू हुआ, कितने साल हो गए आपको टूर करते मुझे तकरीबन 3-4 साल हो गए और बाबा को बचपन से देखा था कि बाइकिंग कर रहे हैं और पाकिस्तान घूम रहे हैं, क्योंकि जब वापस आते थे तो हम देखते थे इतना खूबसूरत है पाकिस्तान और पिक्चर्स देखनी, तो शौक पैदा हुआ। जबकि एक था मेरे पास कि मैं कार पे भी सफ़र कर सकती हूँ, बहुत से ट्रांसपोर्ट होते हैं, लेकिन नहीं, बाइक को ही मैंने चूज़ किया बिकॉज इसमें हम नेचर के ज़्यादा करीब होते हैं। बिल्कुल तो मैंने इसी को चूज़ किया। तो सर जब मैं आलिया के हवाले से पूछना चाहूँगी, जब आलिया ने कहा कि मैंने भी आपके साथ टूर पे जाना करना है और मैंने भी बाइक पर खासतौर पर बाइक चलानी है, तो आपका क्या रिस्पॉन्स था? आलिया टूर के हवाले से तो बाद में मैंने इसको प्रिपेयर करके आपने ट्रैवलिंग करनी है तो सबसे पहली ज़रूरत है फीमेल्स की बड़े शहरों में बाइक राइड करना। तो स्कूल कॉलेज के लिए ज़रूरत पड़ती थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मैट्रिक में थी जो मैंने इसको बाइक सिखाई। अच्छा, और उसको मैंने डायरेक्ट 150 सीसी पे बाइक सिखाई और फिर स्कूल भी जाती रही। फिर इसने गैरिजन कॉलेज इसको प्री मेडिकल में एडमिशन मिला, तो फिर ये गैरिजन कॉलेज में पहली लड़की थी जो बाइक पे गई और इस पे एतराज़ भी लगा कि जी लड़कियां बाइक पे नहीं आ सकती हैं। तो प्रिंसिपल ने बुलाया, फिर हमने उनको ब्रीफ किया कि ये आजकल की ज़रूरत और सहूलत है। जब हमारी बेटी, हम बाबला टाउन में रहते हैं तो गैरिजन में आना बड़ा वो हो जाता है, तो फिर उन्होंने परमिशन दी। और ये आलिया पहली लड़की थी जो गैरिजन कॉलेज में बाइक पे गई थी।
तो ट्रैवलिंग में चूँकि मोटिवेशन थी इसको, मुझे देखती थे बच्चे, मैं मतलब आलिया के पैदा होने से पहले की ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, तो एक बाय ब्लड भी हो सकता है, आप कह लें पैशन होता है। तो जब इसने अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया कि बाबा मैं अब बाइक अच्छी चला लेती हूँ, मुझे टूर पर लेकर जाएं और अपने साथ मुझे आप सैर करवाएं, तो फिर हमने प्लान किया और फिर मैंने इसी के मशवरे से प्लान किया कि बेटा सबसे पहले कहाँ जाना चाहती हैं? तो उसने कहा जी मैं तो सबसे पहले कश्मीर जाऊंगी। जैसे हर बंदे का ख्वाब होता है कश्मीर कि हमने कश्मीर देखना है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर पहला आपने पहला टूर जो है आलिया वो कश्मीर का ही था। मेरे पास 2 ऑप्शन बाबा ने रखी, क्योंकि हर साउथ का जो है हम विंटर्स में करते हैं, वो सीजन होता है वहाँ का, और नॉर्थ का हम ड्यूरिंग समर जून जुलाई इस तरह वहाँ पे बेस्ट सीजन होता है टूरिज्म। तो बाबा ने कहा कि या तो आप पंजाब टॉप का कर लो या कश्मीर का कर लो। ठीक है। तो वो बचपन से जैसे सुनते आ रहे हैं जन्नत जो है वो कश्मीर एक जन्नत की तरह है, और वादी नीलम देखें जाके, तो मैंने कहा मैंने तो कश्मीर को ही जो है ना, जबकि था वहाँ पे सिक्योरिटी इशू है वहाँ पे, सबको पता है, लेकिन मैंने चूज़ किया। इतना खूबसूरत मेरा एक्सपीरियंस रहा वो, बहुत बहुत खूबसूरत। तो अभी तक किन किन इलाकों में आप दोनों जो है वो जा चुके हैं, कौन कौन से इलाके देख चुके हैं? बेसिकली जो हमारा मेन टूर्स का होता है, हम ऑफ रोड्स करते हैं। ओके। जिसमें मैंने तावबट किया है और लीपा वैली किया, सपट वैली यहाँ तक गई मैं, और फिर टिल्ला जोगियाँ जो पंजाब में ही है और बहुत ऑफ ट्रैक है ये, और एशिया टॉप किया। इस तरह ये नूरी टॉप जो सबसे मेरा ऑफ ट्रैक जिसे कहते हैं ना, मेरे पूरे एक्सपीरियंस जितना मैंने सफ़र किया है अभी तक, ट्रैवल किया है, नूरी टॉप सबसे ज़्यादा ऑफ ट्रैक है। उसको जो है ना डेथ ट्रैक कहते हैं, और ओवर पाकिस्तान में बाइकर्स भी इसको कहते हैं। ये कश्मीर को मिलाता है नारायण के साथ। अच्छा। आप शारदा से निकलते हैं तो ये बेसिकली ये डिफेंस वे कह लें या एक आर्मी ने अपने लिए बनाया हुआ था। ठीक है। तो उस पर बाइकर्स जाते हैं, क्योंकि बाइक की और जीप के अलावा वहाँ पर कोई दूसरी सवारी नहीं जा नहीं सकती, ट्रैक ही ऐसा है। तो वो चूंकि मैंने इसको शुरू से ही ऑफ ट्रैक के ऊपर ट्रेन किया है, जैसे नीलम का है तावबट तक ऑफ ट्रैक, अगर आप लोग गए हैं तो आपको पता होगा। उसके बाद हमने लीपा वैली किया, और वो इंतहाई डेंजरस है, वो भी फर्स्ट टाइम इसने किया। और बहुत सारे ट्रैक ऐसे ऑफ ट्रैक हैं जो आलिया ने एज अ फीमेल बाइकर पहली दफा की है, पहले उसमें फीमेल कोई नहीं गई। तो कितने दिनों के आपके जो टूर्स होते हैं जब आप दोनों जाते हैं? तो इसमें डे जो है ना वो प्लान नहीं होते हैं, हम निकलते हैं घर से 8-10 दिन का प्लान करके। अच्छा। तो मौके की मुनासिबत से बाज़ का हालात ऐसे हो जाते हैं, जैसे बारिश हो जाती है, बाइक का प्रॉब्लम हो जाता है, या हम खुद थक जाते हैं, तो फिर 2-4 दिन ऊपर नीचे हो जाता है। अच्छा, ऊपर नीचे। तो वो ये ट्रैवलिंग में ये मार्जिन रख के चलना पड़ता है। लेकिन मुझे बताइए आलिया कि क्या क्या चैलेंजेस जो हैं वो सफ़र के दौरान आपको दरपेश आते हैं? मतलब जैसे हालात बदल जाते हैं, मौसम को देखकर भी निकलना पड़ता है, बाइक पर ख़ास तौर पर आपको क्या क्या जो है वो मुश्किलात देखनी पड़ती हैं? हालात तो आपको कोई भी एकदम से फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि सबसे पहले तो वेदर कंडीशंस हैं। हाँ। एकदम से वेदर चेंज हो जाता है। अब जैसे हम सुबह देखेंगे जी आज तो कोई बारिश, एकदम से बारिश हो जाएगी, और वो बाइक पे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है फिर ट्रैवल करना। लेकिन हमने पूरी अपने सेफ्टी गैजेट्स के साथ हम निकलते हैं। अच्छा। हमने बाइकिंग किट वगैरह पहनी होती है, तो इवन हमने जो तेज़ तरीन बारिश होती है ना उसमें भी हमने सफ़र किया हुआ है। अच्छा। और स्टॉर्म आ गया, कोई भी हो, हमें कोई इशू ही नहीं होता, हम चलाते हैं बाइक। बाकायदा हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं इसकी कि आपने ट्रैवल करना है और आगे जाना है। अच्छा जी। मतलब वो बाकायदा ट्रेनिंग वालिद साहब से ही लेते हैं? बाबा से। बाइक बेसिकली सिर्फ बाइक चलाना एक डिफरेंट आर्ट है, और एज ए बाइकर ट्रैवलर बाइक चलाना एक डिफरेंट आर्ट है। दोनों चीज़ों को सीखना पड़ता है। हमारे यहाँ तो वैसे सेफ्टी के ऊपर कोई बात ही नहीं होती, सेफ्टी के ऊपर कोई सख्ती नहीं होती। अभी थोड़ा सा पुलिस ने किया हुआ है कि हेलमेट नहीं पहनेंगे तो जुर्माने फाइन ज़्यादा कर दिए। तो ये जब हम ड्राइव सिखाते हैं या हम टेस्ट लेते हैं लाइसेंस के लिए, तो उस वक्त ही ये उनको जेहन में सेफ्टी डाल देनी चाहिए कि हेलमेट के बगैर आप ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। आप रोड के ऊपर जो बाइक है जिसकी पूरी मेंटेनेंस नहीं है, आप रोड पर नहीं ला सकते हैं। अक्सर हमारी बाइक्स ख़राब हुई होती हैं या हम गिर जाते हैं या प्रॉब्लम होती है, वो एक डिफरेंट इशू है। लेकिन सेफ्टी के ऊपर बाइकर ट्रैवलर कंप्रोमाइज़ नहीं करता है, उसकी हम ट्रेनिंग देते हैं कि आपने अपनी सेफ्टी को मेजर कैसे करना है, क्योंकि हम दूसरे लोग के लिए मॉडल होते हैं कि बाइकर क्या होता है। तो बाइकर तो एक दोधी भी होता है। हाँ। सुबह से शाम तक वो बाइक चलाता है, लेकिन उसको कहो ना गुजरांवाला जाना तो यार तेरा दिमाग ठीक है। हाँ। गुजरांवाला वो सारा दिन बाइक चला लेगा, लेकिन जब कहूँगा यार गुजरांवाला जाना कि यार तेरा दिमाग ठीक नहीं, मेरे ख्याल में गुजरांवाले बाइक पे जाना है। हाँ। तो बाइकर ट्रैवलर होना एक डिफरेंट आपकी आर्ट है, आप सीखते हैं, हम सिखाते हैं लड़कों को ना, उसमें सेफ्टी सिखाते हैं। मतलब आपने चढ़ाई के उतर चढ़ना है, उतराई उतरनी है, कहीं कीचड़ पानी बारिश रेत, कहीं आपने बाइक को कैसे निकालना है, किस तरह के सेफ्टी मेजरमेंट्स होने चाहिए। क्योंकि टू व्हील है ना, ये सेंसिटिव होती है, आप उसमें क्लच होता है, आप थोड़ा सा क्लचिंग गलत कर देंगे तो आपकी क्लच उड़ जाएगा, बाइक हिलेगी नहीं अपनी जगह से। तो आप कहीं जब फंसे हुए ऐसे और आपने गलत काम कर दिया है, तो ये ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। क्योंकि हम उस वक्त शहरों से दूर होते हैं, मैकेनिक्स अवेलेबल नहीं होते हैं, हमारे पास अपने पार्ट्स होते हैं, हम
थोड़ा बहुत खुद काम कर लेते Tools हैं, होते पंक्चर हैं, लगा हाँ। लेते हैं, छोटा मोटा काम कर लेते हैं, कोई क्लच वायर डालनी है, कोई ये वो काम करना है, प्लग चेंज करना है, वो कर लेते हैं। लेकिन अगर आप कोई इंजन के काम खराब करके बैठ जाएंगे बिल्कुल ऐसे ही है। तो तो ये आलिया, ट्रेनिंग- आपने कभी ये किया ट्रेनिंग में पंक्चर आता है। पंक्चर हो गया हो और आपने टायर चेंज किया हो या पंक्चर लगाया हो? हाँ हुआ है, मैंने पंक्चर लगाया, ये देख रही थी कैसे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ट्यूबलेस टायर्स होते हैं तो इतना कोई खास इशू नहीं होता, ठीक। लेकिन एक दो दफा बाबा की बाइक की हमेशा, ये मेरी कभी नहीं, अल्लाह का कभी नहीं शुक्र हुई है। आपकी? उसमें बड़ी बाइक्स को पंक्चर लगाना कोई आसान काम नहीं है। पंक्चर वाले हाथ नहीं लगाते, नहीं नहीं भाई हमने बिल्कुल, इसका काम नहीं करना, ये हमारे जिम्मे पड़ जाएगी, तो उनको यहाँ खोल के में- देना पड़ता है पूरा, टायर खोल के देना पड़ता है, फिर वो उसको खोलते हैं। जी पास बैठे हैं हमारे, सही बताएं है। इसको कैसे खोलें। हाँ, बिल्कुल ऐसे, वो उनको फिर- भी ट्रेनिंग नहीं होती होगी। नहीं होती। नहीं होती है। तो यहाँ मैं एक बात ऐड करूंगी कि हम खाली सेफ्टी का ही नहीं, हम सर्वाइवल की भी एक तरह से एक ट्रेनिंग होती है। Okay. तो बहुत सी जगह ऐसी होती है वहाँ पे हमें खाना नहीं मैसर होता, और हमें एक जगह तो टीला जो गया जब हम गए थे वहाँ तो पानी नहीं था in fact। अच्छा, पानी ही नहीं तो था। फिर पानी साथ आप नहीं लोग था। चीजें लेकर तो जाते हैं साथ खाने पीने की? हाँ वही अपने साथ ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखते हैं। है। इस तरह की चीज, ये नहीं कि हम अपने साथ सिलेंडर्स और ये हाँ, सब, हाँ। ये नहीं, ये एक तरह से खतरा ही है। तो अपने साथ ड्राई फ्रूट्स रख लिए, कुछ बिस्किट्स रख लिए ओके। और वाटर बोटल्स रख ली। लेकिन टिल्ला जो गया एक ऐसा मेरा एक्सपीरियंस था कि मेरे पास भी पानी खत्म हो गया था, पानी नहीं था उधर। और हमने ठीक है। मॉर्निंग में राइड शुरू की थी जेलम से, हाँ। तो हम शाम तक वहाँ शाम पहुंचे थे, और ये टोटल कोई 20-22 किलोमीटर का ट्रैक है। ठीक अब है। देखें कितना टाइम लगा हमें, Tough तो वापसी निकलना वहाँ से मुश्किल था, शाम हो गई थी, तो हमने वहाँ स्टे कर लिया। आलिया, जैसे हम बात कर रहे थे अभी कि मुझे बताइए सबसे यादगार आपका सफर कौन सा रहा जो अभी भी याद है आपको? यादगार सफ़र तो हर होता है, हर सफ़र अपने साथ कोई ना कोई मेमोरीज रखता हाँ। है। लेकिन अभी जो मैं रिसेंटली करके आई हूँ सिंध और बलूचिस्तान का टूर, तो उसमें 2-3 इस तरह के मेरे साथ वाक़यात हुए कि बहुत ज़्यादा यादगार बन गया मेरे अच्छा। लिए वो। और एक सबसे पहला तो ये था कि जब हम गवादर से वापस आते हैं तो तुरबत और पंजगूर एक शॉर्टकट है जो कि हमें कोयटा तक पहुँचाता है। ठीक ये है। सी पैक पीछे सी पैक, सारा सी पैक ट्रैक है, लेकिन वहाँ पे ना अभी भी कह सकते हैं कि इतना टूरिज्म नहीं पहुँची है। ठीक और है। उधर जैसे बलोची जो है वहाँ पे पंजाबियों का बेसिकली जाना जो है ना वो नहीं पसंद किया जाता अच्छा। फिलहाल। तो अब हमारे पास 2 ऑप्शन थे कि हम वापस कराची आएँ, कराची से फिर कोयटा जाएँ। वो उसके लिए हमें 1-2 दिन रिक्वायर्ड थे, और जाहिर बात है टाइम जो है एक हम रख के निकलते हैं। अनप्लान तो होता है कि कहीं भी चल जाए, लेकिन पीछे भी स्टडीज़ वगैरह के इश्यूज़ होते हैं। तो अब बाबा जो है ना, हमने पूरा 1 दिन लिया कि बाबा कहते हैं कि यहाँ से जाएं या यहाँ से जाएं। फिर जो है ना बाबा ने कहा पंजगूर से ही जाएंगे हम, ठीक है। जबकि वो एक डेंजरस ट्रैक था। और ये गवादर से कोयटा 800 किलोमीटर का, 800 ओके। और एक दिन में करना होता है। करना होता है ठीक है। वहाँ पे। आप होता इनफैक्ट ये कि आप कहें ना कि मैं किसी सिटी के अंदर जाके किसी घर में रह लूँ, वो भी नहीं आप रह सकते, वो भी एक डेंजरस चीज़ है। तो मतलब क्या वहाँ पर क्या ऐसी चीज हुई वहाँ पे जो आपको वहाँ याद पे सिक्योरिटी इश्यूज हैं थोड़े। सिक्योरिटी इश्यूज हैं। है? अच्छा, तो वही जिसका हमें डर था थोड़ा कि जी यहाँ पे पकड़ लेते हैं या हाँ। फिर नहीं आगे जाने देते, वही हुआ। हम एक जगह रुके पेट्रोल वगैरह के लिए कि हमें पेट्रोल मिल जाए, तो एकदम से कार आई है बहुत स्पीड में, ओके। आके रुकी है और निकले हैं उसमें से 3-4 लोग। और जी सलाम दुआ किए, बाबा से इन्फॉर्मेशन लिया, अच्छा आप कहाँ जा रहे हैं, और ओके। अच्छा ये आपके साथ फीमेल है, ठीक है सारा। और जाते हुए ना बस वो इन्होंने कॉल किया है कि जी एक फीमेल बाइकर कुछ है और हम कुछ लैंग्वेज बाइकर्स समझते हैं हैं। ना लोकल, हाँ, थोड़ा हाँ। थोड़े पश्तो में ना ऐसे ठीक है। बाइकर्स हैं और कुछ बाइकर्स हैं और वो आ रहे हैं ना हमारे इलाके की तरफ ही आ रहे हैं, तो तैयार हो। अच्छा, तो मैंने तो नहीं सुना, मैं पीछे खड़ी थी, लेकिन बाबा ने कहा ये डिफिकल्ट थोड़ी सिचुएशन आने वाली है आगे। जो जो हम बढ़ रहे थे ना, शाम भी होती जा रही थी, लेकिन जैसे ही हम वहाँ उनके उस इलाके में पहुंचे पंजगूर में, बाईपास हमने सिटी के अंदर से नहीं कि हमने एज अ बाईपास उसको लिया ठीक कि है। जल्दी हम क्रॉस कर ओके। लेंगे। तो वहाँ पे जी हम ट्रैप होना शुरू हो गए। आहिस्ता आहिस्ता एक गाड़ी ना हमें ज्वाइन करती जा रही थी। हर 10 किलोमीटर के बाद हर एक गाड़ी जो है हमें ज्वाइन कर रही थी। ओके। आहिस्ता आहिस्ता 5-6 हो गई वो। ठीक है। और अल्लाह की तरफ से उस वक्त इतना तूफान आया हुआ था, मतलब कि बहुत वहाँ ठंडी, तेज हवाएं बहुत बहुत चल तेज हवा चल रही थी। मीन्स के बाइक को चलाना, हम बाइक को कहीं लेके जा रहे थे और हवा कह रही थी इसको कहीं और लेके जाओ। और इस क्या तरह का आप था। दोनों अकेले थे वहाँ पे बस, आ, या और भी बाइकर्स थे? बाइकर्स थे, कुछ बाइकर फेलोज होते हैं साथ, लेकिन वहाँ पे जो लोग थे ना उन पे भी आप बिलीव नहीं कर सकते। हम थोड़ा सा आगे गए, हमें थोड़ा सा ना कंफ्यूज हो रहे थे हम कि भाई जाना चाहिए नहीं ठीक है, जाना चाहिए। ठीक इनफैक्ट है। उन्होंने हमें पेट्रोल देने से भी मना कर दिया था। अच्छा, उन्होंने कहा नहीं हमारे पास पेट्रोल नहीं, आप जाएं कि भाई ये तो ट्रैप हो गए। तो अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ पे बाबा ने अपने reference रिसोर्स था को थोड़ा। रेफरेंस थे। तो फिर हमने जब कहा कि GDC आ रहे हैं यहाँ पे है ना हमें प्रोटेक्शन, तो हंसने लगे कि रात के इस टाइम 11 बजे आपके लिए कौन सा DC आएगा। तो हाँ। वो अल्लाह का बड़ा करम है कि वो आए, और उस वक्त जो उनके फेस एक्सप्रेशंस थे ना कि डिप्टी कमिश्नर पंजगूर आए हाँ, और अच्छा। स्क्वाड के साथ आए, तो वो सब हैरान परेशान हो गए कि
ये तो वाकई डिप्टी कमिश्नर रात को भी आ गए हैं। तो फिर वो वहाँ भी उनकी बस तो आप अब सेफली वहाँ से निकल रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। हमारे साथ अली ताहिर और आलिया ताहिर मौजूद है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए और अपनी कहानी आप लोगों ने हमारे साथ शेयर की है। तो बेस्ट ऑफ लक, आप इसी तरह पाकिस्तान घूमते रहे और एक्सप्लोर करते रहे जनाब। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीकेंड खूब इंजॉय कीजिएगा। मंडे को आपसे दोबारा मुलाकात होगी।